क्लास 12th की जब एक बच्चा तैयारी शुरू करता है तो वो साल भर पढ़ता है और अपने एग्जाम देता है किस दिन के लिए कि जिस दिन वो रिजल्ट दिखेगा तो उस दिन वो बहुत खुश होगा। और ये सालों से चले आ रही परंपरा है। इस बार भी 13 मई के दिन ये रिजल्ट आता है और हर 12वीं का बच्चा इस उम्मीद में था कि इस नंबर से उसका भविष्य तय होगा। आज की तारीख 27 तारीख हो गई है और 13 मई से लगा के आज 27 मई तक आप देख रहे हैं हमारे देश का एक हिस्सा जो कल को देश का भविष्य बनने वाला है वो निरंतरता के साथ परेशान है। और परेशान क्यों है? क्योंकि पूरे के पूरे सिस्टम ने उसको एक बार नहीं अनेक बार नीचा दिखाया है। और वो क्यों दिखाया है? तो उसमें बच्चे की कहीं से कहीं तक गलती नहीं है, पूरी गलती है एक एक्सपेरिमेंट की, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है OSM, जिसे ऑसम माना जा रहा था। वो उस बच्चे के भविष्य के साथ खेल गया। और आप देखेंगे तो रिजल्ट आने के बाद से रीवैल्यूएशन की तारीखों से, रीवैल्यूएशन की फीस से, आंसर कॉपी जो दी है, स्कैन्ड आंसर कॉपीज, उन स्कैन्ड आंसर कॉपीज की समस्याओं से लगाकर हर चीज में, मतलब स्थिति यह कि अगर आप देखोगे कि रायता कितना फैला है ना तो आप डूब जाओगे, इतना रायता फैला है। अब सवाल यह है कि इसको समेटा कैसे जाए। हमारी पूरी टीम, मैं और हमारे जैसे कई सारे टीचर्स उन बच्चों के साथ आज इसलिए खड़े, क्योंकि ये अगर कोई एक एंट्रेंस एग्जाम होती ना तो पूरा देश खड़ा हो जाता। क्योंकि उन एंट्रेंस एग्जाम के बाद में आपको बच्चा मिलता है, आप उसका एडमिशन करवाओगे। लेकिन ये 12वीं के रिजल्ट के बाद में अगर ये देखने को मिल रहा है ना कि यहां कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं तो आधा देश जो झंडे लेके खड़ा हो जाता था वो चुप है अभी। लेकिन हम चुप नहीं रहने वाले। क्यों? क्योंकि आज अगर नहीं बोलेंगे तो शायद ये ऐसा ही चलता रहेगा, ये एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा और कितने ही बच्चे सफर कर जाएंगे। तो अभी अगर मैं आपको बताना शुरू करूं ना कि क्या दिक्कतें हुई हैं, पूरा देश जानता है। मैं और टेक्निकलिटीज में तो जाऊंगा नहीं, लेकिन ये आपने स्कैन्ड आंसर कॉपीज दिए बच्चों को कि चेक कर लो, वो ब्लर है। सप्लीमेंट्री शीट्स बच्चों ने जो ऐड करके लिखी थी वो चेक नहीं हुई है, ब्लैंक पेज डिक्लेयर कर दिया उनको। आगे और देखोगे तो जैसे जो मैं आपको बता रहा हूं ये तो आंख से दिख रहा है ना। और शायद इसीलिए आप स्कैन कॉपीज देने में इतना समय लगा रहे थे, क्योंकि आप क्या मुंह दिखा के ये स्कैन कॉपीज दोगे कि बच्चे ने पूरा लिखा है लेकिन आपने उनको ब्लैंक पेज डिक्लेयर कर दिया। ऐसी चेकिंग हुई है, ऐसा था OSM। आगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब मैनुअल चेकिंग होती थी तो एक टीचर मॉडरेशन को कंसीडर करता था, स्टेप्स के नंबर मिलते थे। कई बच्चे स्टेप्स से ही पास हो जाते थे क्योंकि शायद वो सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन उन स्टेप्स के भरोसे वो पास हो जाते थे। MCQ जब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो उसका आंसर अगर A है तो अगर A है तो पूरा नंबर मिलेगा या तो 0 मिलेगा। आधा नंबर दे रहे हो आप MCQs पे, ये कैसे चेक कर रहे हो? और ये हो कैसे सकता है ये बताओ आप। इन सारी समस्याओं से जूझता हुआ बच्चा ही आवाज उठाएगा और अगर वो आवाज नहीं आप तक पहुंच रही है तो हम पूरी की पूरी टीचिंग फेटर्निटी आपके लिए आवाज उठाएंगे। ये समस्याएं हैं। आप देखो ये, और हुआ क्या है ना, वेदांत ने जब इस मुद्दे को उठाया उसके बाद में ये एक नेशनल लेवल पर बड़े बड़े लोगों के कानों के नीचे शायद आवाज के रूप में गूंजा है। एक ऐसी आवाज जो एक जोरदार तमाचा लगने के बाद होती है, वैसी आवाज। तब जाके आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया इसको कवर कर रही है। लेकिन पॉइंट ये नहीं कि नेशनल मीडिया कवर कर रही है नहीं कर रही है, पॉइंट ये कि समस्या है तो उसका समाधान दो ना। एक बच्चा वेदांत 12वीं का, वो जब अपनी आंसर शीट के लिए अप्लाई करता है तो उसे आंसर शीट में क्या मिलता है? किसी और की आंसर शीट मिल जाती है। ये एक ब्लंडर है, ये माना हमने। CBSE ने बाद में उसको रिकॉग्नाइज भी किया कि हाँ ये ब्लंडर हुआ है। तो आप ये क्यों नहीं मान रहे हो कि OSM अपने आप में एक ब्लंडर था? क्योंकि हर बच्चा वही कह रहा है। और जब सारे बच्चे ये कह रहे हैं तो हमने उन सारे बच्चों से बात करी है। हमने बहुत सारे बच्चों से सॉल्यूशन मांगे कि आप क्या चाहते हो कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। और उन्हीं सॉल्यूशंस को आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। उन्हीं सॉल्यूशंस को आज हम आपके सामने रखेंगे और हम ये डिमांड करेंगे CBSE से, इंस्टीट्यूशन से, कि हम इन सारे बच्चों के बिहाफ पे डिमांड रख रहे हैं। ये पॉसिबल सॉल्यूशन है, इन्हें फिक्स करो। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 12वीं का रिजल्ट नहीं है, ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनकी मेंटल हेल्थ का सवाल है। और ये सारा ब्लंडर हुआ क्यों? क्योंकि आपने लास्ट मिनट पे इंस्ट्रक्शंस दिए कि डार्क पेन यूज करना। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि जब कॉपी स्कैन होगी ना तो वो ब्लर आएगी या फिर दिखेंगी नहीं। और उसके बाद में जिस स्केल पे काम हो रहा है ना भाई साहब, इस स्केल से अगर काम करते रहेंगे तो हम अगले 1 साल तक ही रिजल्ट और रिजल्ट के बाद में स्कैन कॉपीज ही ढूंढते रह जाएंगे।
सीबीएसई ने खुद यह बताया है क्या कि आप देखो 11 लाख बच्चों ने आंसर बुक्स के लिए अप्लाई करा है। 18 लाख ने एग्जाम दिए थे, 18 लाख में से 11 लाख अगर आंसर शीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और ये नॉर्मली क्या होता था, ये 2 से 3% बच्चे ही हर साल बीते सालों में अप्लाई करते थे अपनी रीवैल्यूएशन के लिए। इस बार 11,31,000, ये सीबीएसई बता रही है खुद। तो इतने बच्चों ने जब अप्लाई किया है तो ये तो मतलब कोई तुक नहीं बनता इस बात में ये कहना था कि ओएसएम में दिक्कत नहीं हुई थी, चेकिंग सही हुई थी। अब आप एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करने के बाद में ये देखो कि जब इतने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो दिक्कत है, एक्चुअली में प्रॉब्लम है, एक्चुअली में प्रॉब्लम है। अब लेकिन अगर इस स्केल पे काम करते रहेंगे, अभी सारे बच्चों तक कॉपी नहीं पहुंची है, स्कैन आंसर शीट्स नहीं पहुंची है, तो अगर इस स्केल पे काम करते रहेंगे तो हम कब सबको जस्टिस दे पाएंगे। और इसीलिए जैसे हमने बहुत सारे बच्चों से बात करी, और बात करने के बाद में उनके फीडबैक्स लेने के बाद में अगर आप तक फीडबैक नहीं पहुंचे हैं तो हम उन बच्चों की आवाज बनकर आपके सामने ये फीडबैक्स रख रहे हैं, ये सॉल्यूशंस लग रहे हैं। देखो हमारा ऑब्जेक्टिव कतई भी ये नहीं है कि मोर्चा खोल दो सीबीएसई के अगेंस्ट में, पर पॉइंट ये है कि वी नीड सॉल्यूशंस, इनफ इज इनफ। अब हमारी पूरी टीम है जो क्लास 12 पढ़ाती, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम हो, चाहे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम हो, वो कंटिन्यूसली बच्चों से टच में है, और उन बच्चों ने जो फीडबैक्स दिए, जो सोल्यूशन दिए, वही सारे सोल्यूशंस हम आज आपके सामने रखने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं पूरी टीम को लाया हूं और कॉमन सोल्यूशंस, प्रैक्टिकल और डुएबल सोल्यूशन से वो डिस्कस करते हैं। तो हमारे साथ में पूरे टीचर्स हैं और वो लोग भी आपको बताएंगे कि क्या डुएबल सोल्यूशंस हैं। तो जब मैंने बच्चों से बात करी, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे थे, और जब मैंने उनसे बात की तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर हमें ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। अब ग्रेस मार्क्स क्यों मिले? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो फेल हो गए हैं। उनके भविष्य का क्या होगा जिसको एक पेपर में सप्लीमेंट्री आई, 2 पेपर में सप्लीमेंट्री आई, या फिर नंबर कम आए। तो या तो आप उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दो, लेकिन समस्या यह है कि ग्रेस मार्क्स किस किस को देंगे। ऐसे तो हर बच्चा आ जाएगा कि मुझे भी ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। हमें ग्रेस मार्क्स को कोई फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, और अगर ग्रेस मार्क्स देने में समस्या है तो फिर से कॉपियों की मैनुअल चेकिंग करो। अब मैनुअल चेकिंग करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा आंकड़ों को समझे तो हर साल सीबीएसई मैनुअल चेकिंग करता है, और मैनुअल चेकिंग के बावजूद वो 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट दे देता है। तो अगर हम कंसिडर करें कि आज की तारीख में हम 1 जून पर हैं, और अगर 1 जून से ही मैनुअल चेकिंग हो रही है तो 30 जून तक मैनुअल चेकिंग हो सकती है। अगर हम चाहें, अगर सीबीएसई चाहे तो यह आराम से हो सकता है। उनके पास में रिसोर्सेज हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है कि यह हो ही नहीं सकता है। तो या तो आप ग्रेस मार्क्स दे दो, या फिर आप मैनुअल चेकिंग कर लो, जिसमें सीबीएसई को लगता है कि यह ज्यादा बेहतर हो पाएगा, ज्यादा फीजिबल हो पाएगा, वो होना चाहिए। सीबीएसई चाहे मैनुअल चेकिंग को ऑप्ट करे या फिर ग्रेस मार्क्स को ऑप्ट करे, दोनों ही सिचुएशंस में सबसे पहले ये होना चाहिए कि कॉलेज के जो काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस है उनकी जो डेट है ना वो एक्सटेंड कर दी जानी चाहिए या फिर होल्ड कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कम मार्क्स आने की वजह से कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो सबसे पहले ये सारी डेडलाइंस जो है वो होल्ड कर देनी चाहिए, और जब तक रिजल्ट अच्छे से डिक्लेयर नहीं हो जाता है तब तक ये प्रोसेस बिल्कुल शुरू नहीं होना चाहिए। ये एडमिशन प्रोसेस की डेडलाइन को एक्सटेंड करने से कोई ज्यादा मतलब इसके साथ साथ एक बड़ा सॉल्यूशन भी होना चाहिए, क्योंकि आपके इस एक्सपेरिमेंट की वजह से कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो साइंस का बच्चा है, जो जेई जैसी एग्जामिनेशन को क्लियर करके आ सकता है। वो बोर्ड्स के मार्क्स में पीछे पड़ा हुआ है, वो सपने देख रहा है आईआईटी एनआईटी के, और उनको पता है ये चीज कि बोर्ड्स के मार्क्स मायने रखते हैं। वो 75% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है। क्यों? आपके एक ब्लंडर की वजह से। और नॉट ओनली जेई, जो सीयूटी की एग्जामिनेशन पे दे के रहे हैं उन बच्चों के साथ भी यही ब्लंडर हुआ है। जो क्राइटेरिया कॉलेज ने सजेस्ट किया है कि इतने परसेंटेज बोर्ड्स में चाहिए, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए बच्चों की तरफ से सॉल्यूशन है कि इस क्राइटेरिया को रिटेंशन दिया जाए, उस परसेंटेज को कम किया जाए। और जो इतना बड़ा सिस्टम लागू किया जा रहा था, तो क्या ये चीज आपको नहीं पता थी कि इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए कितनी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है? इतने सारे लोगों की जरूरत होगी, उनकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए थी। आपने ट्रेनिंग तो कर दी, लेकिन ट्रेनिंग के बाद उसका इंपैक्ट क्या था, क्या आपने वो चेक किया? अगर वो इंपैक्ट ही खराब है तो आज रिजल्ट पूरा हैम्पर हो रहा है। सिर्फ 1 बच्चे या 2 बच्चे या 4-5 बच्चों का नहीं है, ये हर एक मेजॉरिटी बच्चों की प्रॉब्लम है कि उनकी चेकिंग में कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है, और वो
प्रूवन है, वो हम सब देख रहे हैं इतने समय से। टीचर का इंप्रूवमेंट, उसके चेकिंग का पूरा ट्रेनिंग अच्छे से होना चाहिए था। इवन पायलट ट्रेनिंग के अंदर भी न्यूज आर्टिकल्स हैं जहां पे बताया गया है कि वहां पे भी चीजें कॉम्प्रोमाइज की गई हैं। इसकी जिम्मेदारी जब आपको पहले से पता था लेनी चाहिए थी, और अभी भी लेनी चाहिए थी, एंड इट इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड एवरी सिंगल पॉइंट। अच्छा चलो मान भी लिया कि भाई तुमने इतनी कॉपीज आपका दी, उसके बाद तुमने रिवैल्यूएशन के पैसे भी मांगे। पैसे मांगने के बाद अब कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मतलब उन कॉपियों के रिफंड मिले, या तुम्हें रिफंड मिलने चाहिए थे, हमने ये डिमांड भी किया था। पर कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ब्लर कॉपीज मिली हैं। ब्लर कॉपीज के साथ साथ कई जगह ऐसे हैं जिनको कॉपीज मिली भी नहीं है। तो आपको ये लगना चाहिए कि इन बच्चों ने, जिन्होंने कहीं से पैसे आपका शायद लिए भी होंगे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे आपका लेकर आपको जमा कर रहे हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि आपको प्रोसेस और इजियर कर देना चाहिए, आपको और आसान तरीके से वो पैसे रिफंड करने चाहिए, या उन पैसों को बराबर लोगों को वापस दे देना चाहिए? और बात अगर एक बच्चे की हो, दो बच्चे की हो, तो आप इंडिविजुअलिस्ट अप्रोच यहां पर कर सकते हैं। बट जब बात पूरे देश की है तो यहां पर जरूरी है कलेक्टिव अप्रोच। जरूरी है कि आप सारी कॉपीज को रीएवैल्यूएट करें, मॉडरेशन के साथ सारा की सारा रिजल्ट दोबारा से डिक्लेयर किया जाए। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप जैसे सिस्टम के लिए जो पहले ही इतनी बड़ी गलती कर चुका है। तो जब आप पूरे देश की बात कर रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारियां उठाइए और पूरे देश को जस्टिस दीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो गलती आपकी ही है। आपने गलती कहां नहीं करी, आपने कॉपीज गलत चेक करी, आपने कॉपीज को स्कैन नहीं किया, आपका सर्वर नहीं चला, आपकी साइट नहीं चली, आप रीवैल्यूएशन के लिए आप डेट दे रहे हैं और वही डेट आपकी नहीं चल रही है। आपने डेट दी, उस डेट को एक्सटेंड भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को जस्टिस ही नहीं मिल रहा है। तो अब जब जिम्मेदारी आपकी है तो कदम भी आपको ही उठाना होगा और पूरे देश को जस्टिस देना होगा। और रिवैल्यूएशन की बात करें तो ये सिस्टम पहले से इतना ज्यादा फेलियर रहा है, इसकी क्या गारंटी होगी कि ये दोबारा किया जाएगा और इसमें कोई भी एरर ना हो? जब इतना समय लगा, जब ओएसएम का बताया गया कि वो टाइम इतना कंज्यूम नहीं करेगा, वो लेस कॉस्टली होगा, सारे बेनिफिट्स गिनाए गए, तब भी वो इतना बड़ा फेलियर रहा। रीचेकिंग होने के बाद भी, इनफैक्ट ये छोड़िए, इसके बाद फ्यूचर एस्पेक्ट्स में देखें तो क्या गारंटी है कि ये सब के सब अच्छा ही होगा? मतलब अब इन सारी कहानियों को अगर मैं समराइज करूं ना, तो देखो, सबसे पहला तो डेट एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है। रीवैल्यूएशन की डेट भी बढ़ना चाहिए। अगर जिन बच्चों के केसेस ऐसे निकल के आ रहे हैं कि उनको दूसरी आंसर शीट मिल गई है, ब्लर्ड आंसर शीट मिल गई है, उनसे आपने जो रिवैल्यूएशन के पैसे लिए हैं ना, तो अब फिर से रीअप्लाई करने के कोई पैसे नहीं लगना चाहिए उनके। उन्हें किसी भी तरह से आप कंपनसेट करो। और साथ ही साथ अब मैनुअल चेकिंग की जब ये प्रोसेस बात उठ रही है तो उस प्रोसेस को कहीं ना कहीं आपको स्मूथ करना ही होगा। ये सारी चीजें हैं। इन सबसे ऊपर एक और बड़ा क्वेश्चन ये है कि ओएसएम का फ्यूचर क्या है। आप एक पायलट लेके आए प्रोजेक्ट, आपने बिना उसको सैंपल टेस्ट किए पूरी कंट्री में धड़ाके से अप्लाई कर दिया है, तो अब ये उसका सैंपल टेस्ट आपको मिल गया है, स्वाद चख लिया है बच्चों ने भी और आपने भी, तो अब इसका आगे क्या फ्यूचर होने वाला है? अगर आगे भी इसको आप कंटिन्यू करने वाले हो तो अभी से ट्रेन करो लोगों को। उस पर एक क्लियर कट स्टैंड आना चाहिए। और ये स्टैंड किसकी तरफ से आएगा? ये स्टैंड सीबीएसई की तरफ से आएगा। और यही सॉल्यूशंस और यही सारी डिमांड बच्चे भी चाह रहे हैं कि सीबीएसई दे। तो अब हमारी आखिरी कुछ जो डिमांड्स है वो ये है, जो बच्चों के बिहाफ पे है, वो ये है कि सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। अकाउंटेबिलिटी किन चीज़ों की? कि ये जो पूरा ब्लंडर क्रिएट हुआ है इसकी जवाबदारी कौन लेगा आके? इतने सारे बच्चों की जान गई है, इतने सारे बच्चों ने मेंटल ट्रॉमा जो सहा है, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? कौन ये जवाबदारी लेगा कि आगे भी चीज़ें सही हो? और हम ये चाहते हैं कि इस पार्ट पे सीबीएसई एक बार आए और जवाब दे। मतलब आप एक एक नोटिस खेल रहे हो, दिस विल नॉट वर्क ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स, पूरी टीचिंग फैटर्निटी। इस वीडियो को अगर बहुत सारे टीचर्स भी देख रहे हैं जो क्लास 12 को पढ़ाते हैं, जो क्लास 12 के बच्चे के साथ उस जर्नी को जिए हैं, तो वो दुख जानते हैं कि उस बच्चे ने साल भर मेहनत करी है। मैंने कई टीचरों से बात करी, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, हमारे खुद के टीचर जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इन सबका ये कहना है कि हम इस बच्चे को जानते थे, ये बच्चा जो है इस नंबर को डिजर्व ही नहीं करता है। तो वो बच्चे की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें एड्रेस करने के लिए उन्हें सॉल्यूशन भी बताया बच्चों ने, और हमने वही सॉल्यूशन आपके सामने रखे हैं। तो अब एक डिस्कशन होना चाहिए। मैं पूरी टीचिंग फैटर्निटी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव बने और सीबीएसई हमारे साथ बैठे। नॉट नेसेसरली कि आप हमारे साथ बैठो, आप ऑफलाइन स्कूल के प्रिंसिपल्स, उनके यूनियंस के साथ बैठो और एक बार कन्वर्सेशन करके एक सोल्यूशन निकलना जरूरी है। कब तक ये रायता फैलता जाएगा, इसको समेटने पे फोकस करना होगा हमें। ये
एक नेशनल इशू है और इस नेशनल इशू को नेशनल लेवल पर एड्रेस करने की जरूरत है। हम स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव बन के रेडी हैं कन्वर्सेशन के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को रखने के लिए, प्रोवाइडेड कि सीबीएसई और सीबीएसई के साथ साथ दूसरे इंस्टीट्यूशंस उस चीज को समझें। पूरे एजुकेशनल डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके काम करना होगा, क्योंकि बच्चों के कॉलेज एडमिशन से जुड़ा हुआ है, ये बच्चों के करंट मेंटल स्टेटस से जुड़ा हुआ है, उनके वेलबींग से जुड़ा हुआ है। ये सारी प्रॉब्लम्स, इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए। अभी तक जो कुछ केसेस निकल के आए, तो वो कुछ केसेस 1, 2, 3 थे जो हाईलाइट हो गए, लेकिन हर बच्चा कहीं ना कहीं परेशान होगा। तो अब ये हमारी रिक्वेस्ट है, सारे इंस्टीट्यूशन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सॉल्यूशंस पे फोकस करो, और बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि जिन जिन को परेशानी आ रही है, आप सीबीएसई को मेल करो, टैग करो, हमें बताओ। हमारे जो भी आपको कॉन्टैक्ट हैंडल्स दिख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, मेल एड्रेस, वहां पर हमसे कॉन्टैक्ट करो। हम टीचर्स आपकी आवाज बनेंगे। और आउट देयर कोई भी टीचर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, हमें बच्चों की आवाज बनना पड़ेगा और जवाब मांगते हैं। और जवाब मांगने के साथ साथ वी आर रेडी फॉर द डिस्कशन कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ऑल व्हाट वी नीड इज सोल्यूशन, और वो सारे सोल्यूशन हमने डिस्कस करे। आशा करते हैं आपको ये रिलेटेबल लगे होंगे, रिलायबल लगे होंगे। तो इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट्स में बताना कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। हार नहीं मानना है और डटे रहना है। वील फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम।